मेरी ननद मेरे शौहर की दूसरी शादी करवाना चाहती थी क्योंकि मैं बहुत ही दुबली पतली लड़की थी और मेरे ब्रेस्ट बहुत ही छोटे छोटे थे और मेरा शौहर मुझसे नाखुश था क्योंकि मैं इसकी ज़रूरियात को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सकती थी। मेरे शौहर शादी की रात से ही इनका मूड खराब हो गया था मेरी वजह से। अब इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो अपने हाथों से अपना जिस्म नहीं बनवाया था, ये तो खुदा की देन थी। जब भी शौहर मेरे करीब आता तो कुछ करे बिना ही मुझसे दूर हो जाता। अब मैं भी रोज रोज इन तमाशों से तंग आ चुकी थी। एक दिन तो शौहर कहने लगा, मुझे तुम्हारे करीब होने से भी तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, अब मुझे तुम में कोई दिलचस्पी भी नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें तलाक देकर दूसरी शादी कर लूंगा ताकि उस लड़के से मेरी ख्वाहिशें पूरी हो सकें। ये सुनना था कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और इसके कदमों में गिर गई और कहने लगी, आप भले ही दूसरी शादी कर लें लेकिन आप मुझे प्लीज तलाक मत दें वरना मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। तो फिर शौहर कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं जल्दी ही दूसरी शादी करूंगा। तो मेरी ननद ने दूसरी लड़की तलाश भी कर ली थी। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ननद की फ्रेंड ही थी और वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और इसका फिगर जानलेवा था। अगर जो कोई भी इसे देखता तो इसका दीवाना हो जाता। खैर जैसे तैसे मेरी ननद ने मेरे शौहर की दूसरी शादी करवा दी। मेरा तो मन भर आया था, लेकिन मैंने एक प्लान सोचा हुआ था। मैंने अपने कमरे में एक कैमरा लगाया हुआ था ताकि देख सकूं कि शौहर दूसरी बीवी के साथ कैसे सुहागरात मनाता है। ऐसे ही पूरी रात मैंने करवटें लेकर गुजारी थी। जैसे ही सुबह हुई तो मैं शौहर के कमरे में चाय का पूछने के बहाने चली गई और वहां जो कैमरा लगाया हुआ था वो तो छुपके से निकाल लिया और जैसे ही वीडियो ऑन करके देखा तो मेरी चीखें निकल गई कि इसके तो दोनों ब्रेस्ट बहुत ही। मैं शादी करके अपने ससुराल आ गई थी। मेरी ननद से सास कहने लगी, जाकर दुल्हन को कमरे में छोड़कर आओ। मेरी ननद मेरा शादी का लहंगा संभाला और कमरे तक ले गई और मेरी ननद ने दरवाजा खोला तो पूरा कमरा बहुत ही खूबसूरत फूलों के साथ सजाया गया था और पूरे कमरे में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। सारा कमरा गुलाब के फूलों से सजाया गया था। बेड पर भी बहुत अच्छे तरीके से फूलों को सजाया गया था। मेरी ननद बाहर ही रहकर कमरे का जायजा ले रही थी और धीरे से कमरे में दाखिल हुई। इसने बिस्तर की चादर को पकड़कर जोर से झटका तो पूरे फूल फर्श पर गिर गई। इसने 1 मिनट में ही कमरे का हुलिया बदल डाला था। मैं खड़ी हुई हैरान नजरों से इसकी तरफ देख रही थी। फिर गहरा सांस लेके बिस्तर की चादर ठीक की और प्यार से मुझे बेड पर बिठाया और कहने लगी, ये कमरा आपका है, आप सुकून से इस कमरे में रह सकते हैं। मैं बड़ी मुश्किलों से कपड़े की बाल्टी उठाकर छत पर जा रही थी और कपड़ों को झटकते हुए तार पर सूखने के लिए डाल रही थी और इन सब कपड़ों को मैंने हाथ से धोया था क्योंकि हमारे घर वॉशिंग मशीन खराब थी और वो बहुत सारे कपड़े जम चुके थे और इतने सारे कपड़े धोने के बाद मैं बहुत थक चुकी थी और मेरा इरादा था कि शौहर दफ्तर आने से पहले मैं थोड़ा आराम कर लूंगी और आराम करने के बाद मैं अपने शौहर का इंतजार करूंगी और अच्छी तरह से तैयार होकर इनके ऊपर अपना प्यार बरसाऊंगी। मेरा नाम सुजैन है। घर में सभी लोग मुझे प्यार से सूजी कहते थे। हमारे अब्बा ठेकेदार थे। अब्बा छोटी बड़ी इमारतों को मजदूरी के हाथों बनवाते थे। अब्बा इस काम से अच्छे खासे पैसे कमाते थे और अच्छे खासे पैसे कमाकर शहर के बीच एक बहुत बड़ा बंगला लिया हुआ था और हम सिर्फ 4 अफराद थे और हम अफराद के लिए ये घर बहुत ही बड़ा था और ऊपर वाला पोर्शन अब्बा ने किराए पर दे दिया था। हम 3 बहनें थी और बड़ी वाली बहन वफात पा चुकी थी। अब घर में सिर्फ हम 2 बहनें और हमारी माँ ही रहती थी। अब्बा तो सुबह सवेरे ही निकल जाते और फिर शाम को ही वापस आते थे। अब तक तो ऊपर वाले पोर्शन में कई सारे किराएदार आकर चले गए थे। उसमें से ये किराएदार जिसका नाम हसन था। हसन ये पहला किराएदार था जो इतने वक्त तक हमारे घर में किराए पर था और वक्त पर किराया चुकाता और ज्यादा वक्त बाहर ही बिताता था। वो एक अच्छा ईमानदार इंसान था और अब्बा हसन को बहुत पसंद करते थे। वो नौकरी की वजह से यहाँ पर रह रहा था और इसे अभी 1 साल पहले ही नौकरी मिली थी और कुछ लड़कों के साथ वो हॉस्टल में रह रहा था। लेकिन जब ये ज्यादा पैसे कमाने लगा तो ये हमारे ही घर में किराए पर रहने लगा। इसने अपनी मोहब्बत और प्यार से अब्बा का यकीन जीत लिया था। जब अब्बा कभी कभार छुट्टी लेते तो वह हसन के पास जाकर बैठ जाते। वो अब्बा के साथ बहुत अच्छी तरह से बात किया करते थे। हालांकि वो नौजवान मर्द था लेकिन वो बड़ों के साथ इज्जत से पेश आता था और इसकी और अब्बा की उम्र में काफी फर्क था, मगर फिर भी अब्बा और हसन के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी और अब्बा इसे दिल से इस पर एतबार करने लगे थे तो अब्बा ने इसे नीचे आने की भी इजाजत दे दी थी।
अब अब्बा अक्सर इसको शाम के चाय पर बुलाते या फिर खाने के लिए बुलाया करते थे, लेकिन अब्बा ने हमें इसके सामने आने की इजाजत नहीं दी थी। वो जब भी खाना खाने आता तो अब्बा अम्मा के साथ बैठकर खा लिया करता और हम दो बहनें किचन में ही खाना खा लिया करते थे। और कई दफा हसन हमारे घर आ चुका था, लेकिन एक दफा भी ऐसा नहीं था कि हमारा सामना हसन के सामने हुआ हो। मेरी छोटी बहन भाई हसन की तरह खुश मिजाज इंसान थी। वो आते जाते हसन से सलाम दुआ करती और हसन भी इसके लिए कई तरह की चीजें खाने के लिए लेकर आता था। और अब्बा हसन को अपने बेटे की नजर से देखने लगे थे। अब्बा को बहुत ख्वाहिश थी कि इनका भी एक बेटा हो, पर इनकी ख्वाहिश पूरी ना हुई थी। हसन हमारे घर के छोटे मोटे काम कर देता। अब्बा चूंकि ज्यादातर मसरूफ रहा करते, लिहाजा घर के काम काज के लिए अम्मा को निकलना पड़ता। एक दिन अम्मा सब्जी लाते हुए गिर पड़ी, जब से इनके घुटने में एक ऐसी चोट आई कि चलना फिरना इनके लिए मुश्किल हो गया। वो घर में तो चल फिर लेती, मगर सौदा सुलभ के लिए दूर तक जाना इनके लिए मुमकिन न रहा था। ऐसे में वो हसन को ही कह दिया करते और वो दफ्तर से आते हुए घर का सामान ले आता। एक दिन हसन मेरी छोटी बहन राबी के लिए चॉकलेट लाया, तो इसने इसे एक के बजाय 2 चॉकलेट दी और इसको कहा कि एक चॉकलेट बानो के लिए है। राबी ने मुझे ऐसे ही बताया और एक चॉकलेट पकड़ा दी। मुझे हसन का यूं चॉकलेट भेजना बिल्कुल भी अच्छा न लगा था, लिहाजा मैंने राबी के हाथ इसको चॉकलेट भेजवा दी और इसे कहकर भेजा कि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। ऊपर की सीढ़ियां हमारे जहन में से ही गुजर कर जाया करती थी। जब हसन के दफ्तर से आने का वक्त होता तो मैं अमूमन अंदर कमरे में ही होती, लिहाजा मेरी और इसकी मुलाकात बहुत कम होती थी। मगर अगले दिन वो दफ्तर से मामूल से जल्दी आ गया था। मैं जहन में ही काम में मशगूल थी। वो मुझे तन्हा पाकर मेरे करीब चलाया। अगर आपको चॉकलेट पसंद नहीं तो मुझे बता दें आपको क्या पसंद है, मैं आपके लिए वही ले आऊंगा। मैं इसकी जुर्रत पर हैरान रह गई थी। आपको मेरे लिए तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है, मैंने गुस्से से जवाब दिया। जो अम्मा सौदा मंगवाती है वही आपका हम पर एहसान है। मैं इसकी तरफ देखे बिना अंदर कमरे में चली गई। वो अगले दिन भी मामूल से जल्दी घर चला आया था और मुझे देखते ही मेरी तरफ आ गया। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी, मेरा मकसद आपको तकलीफ पहुँचाना ना था। इसने इंतहाई मुनासिब अल्फाज में मुझसे माजरत की तो मेरा दिल भी नरम पड़ गया। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे समझ न आया मैं इसे क्या कहूँ, लिहाजा मैं इतना ही कह पाई कि इस माजरत की कोई बात नहीं। मुझे इसके अंदाज से इतना तो पता लग गया था कि वो मुझे पसंद करने लगा था। वो भी एक अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, लिहाजा मेरे लिए भी इसके दिल में नरम गोशा पैदा हो गया। हसन को हमारे घर रहते हुए तकरीबन 2 साल हो चुके थे। इस 2 साल के अरसे में हम सभी घर वाले इसके काफी करीब आ गए थे। मैं भी कभी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई, मुझे अंदाजा ही ना हुआ। रफ्ता रफ्ता मेरी भी इससे कुछ ना कुछ बातचीत हो जाया करती। इसने मुझसे वादा किया था कि वो जल्दी ही अपनी माँ को मेरे रिश्ते के लिए भेजे। हसन को अपने शहर में नौकरी मिल गई। वो हमारा घर छोड़कर अपने शहर में जा रहा था। मैं इसके जाने से बड़ी उदास थी। मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो मेरे करीब चला आया। इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने घर ले जाऊंगा। इसने मुस्कुरा के मुझे तसल्ली दी तो मुझे इत्मीनान हुआ। वो अगले हफ्ते ही अपने माँ बाप के साथ हमारे घर आ गया था। इसके माँ बाप भी इसकी तरह सुलझे हुए अच्छे लोग थे। उन्होंने अब्बा से मेरे रिश्ते की बात की तो अब्बा क्यों कर इनकार करते। अब्बा को वो वैसे ही बहुत पसंद था, लिहाजा अब्बा ने फौरन ही हाँ कर दी। अब्बा ने अपने बेटों के लिए पहले ही पैसा जमा कर रखा था, लिहाजा पैसों को कोई परेशानी ना थी। 2 महीने बाद की शादी की तारीख रख ली गई थी। हम सब शादी की तैयारियों में बुरी तरह मसरूफ हो गए और वक्त गुजरने का पता भी ना चला। तमाम काम खैरो आफियत से सर अंजाम पा गए और मैं रुखसत होकर हसन के घर आ गई। हसन जिस शहर में रहता था यह हमारे शहर से काफी दूर था। सफर बेहद लंबा था। मैं इतने लंबे सफर से काफी थक गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना लंबा सफर किया था, क्योंकि हमारे थोड़े बहुत रिश्तेदार जो थे वो हमारे अपने शहरा में ही रहते थे। लिहाजा मैंने कभी भी शहर से बाहर ना गई। मेरी सास रस्मों में लगी हुई थी, जबकि मैं आराम करना चाहती थी। इनको शायद मेरे चेहरे से थकन महसूस हो गई। मेरी सास मेरी ननद से कहने लगी कि दुल्हन को इसके कमरे में छोड़ आओ। मेरी ननद ने मुझे सहारा दिया, मेरा भारी भरकम लहंगा संभाला और मुझे एक कमरे के दरवाजे तक ले गई। इसने दरवाजा खोला तो पूरा कमरा गुलाब के फूलों से महक रहा था। ताजा गुलाब की पत्तियों से सारे कमरे की सजावट की गई थी। बेड पर भी लाल गुलाब के फूलों से दिल बनाया गया था। मेरी ननद चंद लम्हे दरवाजे में खड़ी
कमरे का जायजा लेती रही, फिर आगे बढ़ी और अपने पाँवों से तमाम फूलों को रौंदने लगी। इसने बिस्तर पर पड़ी चादर को कोने से पकड़कर झटका तो सारे गुलाब फर्श पर बिखर गए। मैं हौन खाओं की तरह इसे देख रही थी। इसने 2 मिनट में कमरे का हशर नशर बिगाड़ दिया। फिर एक गहरा सांस लिया, बिस्तर की चादर ठीक की और बड़े प्यार से बोली, आ जाएं भाभी, बैठें, आपका ही कमरा है। मैं अपनी ननन के इस रवैये पर हैरान रह गई। मुझे नहीं मालूम था कि इसने ये सब क्यों किया। मैं हैरत से आंखें फाड़े इसे देख रही थी, जबकि वो मुझे नजरअंदाज करती है। कमरे से बाहर निकल गई। मैं अभी बिस्तर पर बैठी थी कि हसन चला आया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो हैरत से इर्द गिर्द बिखरे फूलों को देखने लगा। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अभी थोड़ी देर तक कमरे को सजा रहने देती। इसने मुझे कहा तो मैं चौंक कर उठ बैठी। ये सब मैंने नहीं की, फिर किसने किया है? ये तुम्हारी बहन फौजिया ने किया है। मैंने इसे सच बता दिया तो वह हैरत ज्यादा रह गया। तुम मुझसे मजाक कर रही हो? क्या इसे मेरी बात पर यकीन न आया? हसन, मैं मजाक क्यों करूंगी, तुम है, ये मैंने नहीं किया, ये सब फौजिया ने मेरे सामने किया है। अच्छा चलो छोड़ो, तुम काफी थकी हुई हो, कपड़े चेंज करके आराम कर लो। इसे मेरी बात पर यकीन न आया तो इसने बात बदल दी। मैंने अपनी अमल जिंदगी का आगाज कर दिया था। मेरे ससुराल में मेरी सास ससुर और एक ननद थी, जबकि मेरी 2 नंदे शादीशुदा थी। वो तो हमारी शादी के तीसरे दिन ही वापस अपने घर चली गई थी। मेरी ननद फौजिया अभी तक कुंवारी थी, हालांकि वह हसन से भी बड़ी थी। मेरी सास ने मुझे शादी के अगले हफ्ते ही बाबाजी खाने का रास्ता दिखा दिया। मैंने घर का सारा काम संभाल लिया। मैं इस बात पर हैरान थी कि फौजिया कोई काम ना करती थी, मगर वो मेरा काम बिगाड़ने की टो में लगी रहती। मेरे शौहर को मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद थी। अक्सर अब्बा के घर जब हसन खाने पर आता तो इसके लिए बिरयानी बनाया करती। हसन ने मुझसे बिरयानी बनाने की फरमाइश की तो मैं भी फौरन ही काम में जीत गई। मैंने अपनी तरफ से मसाला चाट डालकर बहुत अच्छी बिरयानी बनाई। आज चौंक की छुट्टी का दिन था, इसने हसन भी घर पर ही था। मैंने मेज पर खाना चुना और सभी को खाने के लिए बुलाया। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। हसन ने खुशबू सूंघते हुए पहला मैच ही मुंह में रखा, मगर इसने फौरन ही वापस उगल दिया। ये क्या बनाया है? इसने हैरत से मेरी तरफ देखा तो मैं भी हैरान रह गई। मैंने अपने प्लेट से चम्मच उठाकर मुंह में रखा तो वो मुझे भी वापस उगलना पड़ा। बिरयानी में मिर्ची इस कदर तेज थी कि निगलना मुहाल था। मैं हैरान थी। मैंने तो बिल्कुल माप कर मसाला चाट डाले थे। शायद मुझे यहाँ के मैच का अंदाजा न था, मगर फिर भी मेरा अंदाजा इस कदर बुरा न था कि खाने में मिर्च इस कदर तेज हो जाए। कोई बात नहीं, मैं बाजार से कुछ ले आता हूँ, ऐसा हो जाता है। हसन ने मुझे तसल्ली दी और बाजार से खाना लेने चल दिया। इस दिन तो हम सब ने बाजार का आया हुआ खाना खा लिया, मगर अब अक्सर ही ऐसा होने लगा। मैं पूरे ध्यान से खाना बनाती, मगर कभी मिर्ची तेज होती तो कभी नमक, और कभी इस कदर पानी होता कि निवाले पर सालन लगना ही मुहाल होता। वो मैं परेशान थी कि सब क्या हो रहा है। हसन भी हैरान था, तो शुक्र था कि इसने अब्बा के घर मेरे हाथ का खाना खाया हुआ था, वरना वो भी मेरी सास की तरह यही समझता कि शायद मुझे खाना पकाना ही नहीं आता। मेरी सास ने तो 2 हफ्ते बाद ही मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे, देखो बहू, कल से खाना मैं ही पका लिया करूंगी, तुम कोशिश ही ना करना तो बेहतर है। इनके लहजे में इस कदर तनस था कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं खाना पकाने से तो गई, मगर मेरे बाकी कामों में भी यही मामला था। मैं जो भी काम करती हूँ कुछ देर बाद उलट होता। कभी मेरा कमरा मुझे बिखरा हुआ मिलता जो मैंने कुछ देर पहले ही समेटा होता, कभी हसन के कपड़े जो मैंने अभी इस्त्री करके रखे होते गोला बने किसी मेज के नीचे से मिलते। ये सब कौन और क्यों कर रहा था मुझे समझ न आ रहा था। घर में फौजा के अलावा और कोई न था जो ऐसी हरकतें करता, लिहाजा मैं भी इसके टो में लग गई। मैं ये राज जानना चाहती थी कि वो मेरी दुश्मन क्यों बनी हुई थी। मैंने इसका क्या बिगाड़ा था जो इतने खतरनाक तरीके से मुझसे इंतकाम ले रही थी। वो सबके सामने इस कदर अच्छी बनी हुई थी कि अगर मैं किसी को बताती भी तो कोई मेरी बात का एतबार न करता। वो सबके सामने मुझे बहुत प्यार और इज्जत से बुलाती और मेरी खातिरदारी में लगी रहती। खाने की मेज पर भी वो मुख्तलिफ चीजें उठा कर मेरे सामने करती कि भाभी आप ये खाएं, आप वो खाएं। मैं इसके रवैये पर हैरान थी। वो किस कदर मुनाफिक थी कि सबके सामने मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से बात करती, मगर मेरे पीठ पीछे मेरी चीजों को बिगाड़ देती थी। घर में कोई जिन भूत तो थे नहीं जो ये काम करते। आज फौजिया को देखने कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम बाबाजी खाने में मेरी मदद करवा देना। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली मेरी सास ने मुझे बताया तो मैं मेहमान के आमद की तैयारी में लग गई।
मेरी सास ने हर चीज खुद ही तैयार की, मैं बस इनकी मदद करवाती रही। मेहमानों के आने के बाद भी मैं ज्यादा वक्त बाबा जी खाने में बैठी रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई चीज खराब हो और मेहमान नाराज होकर जाएं। दरअसल मैं चाहती थी कि फौजिया के लड़के वाले फौजिया को पसंद कर जाएं और इसकी जल्द से जल्द शादी हो और वो इस घर से रुखसत हो, क्योंकि इसने मेरी जिंदगी अजाब करके रखी हुई थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था, मेहमान भी खुशी खुशी वापस लौट गए थे, मैं भी खुश थी। आज इसने में कोई गड़बड़ नहीं की थी। इसका मतलब था कि फौजिया भी इस शादी के लिए तैयार थी। मैंने मेज पर खाना लगाया तो मैं फौजिया को बुलाने इसके कमरे में चली गई। वो फोन पर किसी के साथ बात करने में मशगूल थी। हसन ऐसे तलाक देने वाला नहीं, मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, अब जो करना है तुमने करना है। मैं कुछ नहीं जानती। इसकी बात सुनकर मैं दक से रह गई थी। ना जाने वो किससे बात कर रही थी, मगर वो मुझे हसन से तलाक क्यों दिलवाना चाहती थी। मैं कमरे में दाखिल हुई तो इसने जल्दी से फोन बंद कर दिया, मगर मेरे कान जो कुछ सुन चुके थे मैं इस पर यकीन करने को तैयार न थी। इसलिए मैंने इससे डायरेक्ट ही पूछ लिया, तुम मुझे क्यों तलाक दिलवाना चाहती हो? मैंने आके तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गई। मैं आपको तलाक क्यों दिलवाऊंगी? भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो फिर से वैसी मासूम बन गई थी जैसे वो सबके सामने बनती थी। देखो फौजिया, मैं सब जानती हूँ, तुम जो कुछ करती रही हो, आज तुम्हें मुझे सच सच बताना ही होगा। भाभी, मैं आपकी बात नहीं कर रही थी, वो हमारे कॉलेज में इसकी बात यूनिवर्सिटी का लड़का हसन, इसने हमारी ही हम जमात से शादी की थी कर रही थी। इसने इतने आराम से बात बनाई कि मैं कुछ ना कह सकी और चुपचाप इसके कमरे से वापस पलट आई।